बच्चों, आज हम क्लास 11 में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कि भौतिकी क्या है। बच्चों, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है अगर हम भौतिकी को पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं से परिचित हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा जो सूर्य है उसका रंग लाल होता है, आकाश का जो रंग है वो नीला होता है। इसके बाद में हम इंद्रधनुष को देखते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन हम देखते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते रहते हैं। तो बच्चों, इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का जो मूलभूत आधार है वो फिजिक्स है। तो आइए हम जानते हैं फिजिक्स के बारे में। भौतिकी क्या है? तो बच्चों, हमारी जो भौतिकी है, फिजिक्स, ये अंग्रेजी भाषा के जो भौतिकी है ये अंग्रेजी भाषा के फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है। हमारी जो भौतिकी है इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो ये जो फिजिक्स है ये हमारी ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। ग्रीक भाषा का एक शब्द है हमारा फ्यूसिस, इससे निकली है। मतलब जो हमारी फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से निकली हुई है। और इस जो फ्यूसिस हमारा ग्रीक लेटर है इसको हम लोग कहते हैं प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिक्स है वो हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। मतलब प्रकृति में जो भी दृश्य या अदृश्य घटनाएं हैं वो सभी हमारी फिजिक्स में आती हैं। मतलब उन सभी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसको हम नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी जो प्रकृति है इसको दो घटकों में विभाजित किया गया है। मतलब जो हमारी प्रकृति है वो दो घटकों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पहला घटक है हमारा द्रव्य, इसको इंग्लिश में हम मैटर कहते हैं। और जो दूसरा घटक है हमारा वो है ऊर्जा, जिसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो जो हमारी प्रकृति है वो हमारी दो घटकों से मिलकर बनी है। पहला घटक द्रव्य है और दूसरा घटक ऊर्जा है। तो आइए हम जानते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है द्रव्य और क्या होती है ऊर्जा। तो जो हमारा द्रव्य है ये प्रकृति का वह घटक है जो स्थान घेरता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि द्रव्य प्रकृति का वह घटक है जो स्थान घेरता है। दूसरा, द्रव्य प्रकृति का वह घटक है जो दिखाई देता है। मतलब ये विजुअल फॉर्म में होता है और इसका कुछ ना कुछ भार होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो द्रव्य है वो प्रकृति का एक ऐसा घटक है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं। इसी के अपोजिट हमारा जो दूसरा घटक है ऊर्जा वो होती है। तो ऊर्जा जो है वो स्थान नहीं घेरती है। ऊर्जा दिखाई नहीं देती है
और इसमें भार नहीं होता है। तो दोनों घटक एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति का दृश्य रूप है वो हमारा द्रव्य है, और जो प्रकृति का अदृश्य रूप है वो हमारी क्या है, ऊर्जा है। मतलब ये हमारा विजिबल फॉर्म है और ये हमारा इनविजिबल फॉर्म है। तो ये हमारा द्रव्य और ऊर्जा है। तो संक्षेप में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम उन परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं जो द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से दे सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम उन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो द्रव्य, ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं से संबंधित है। तो बच्चों इसके बाद में हम जानेंगे कि भौतिकी के जनक कौन हैं। तो बच्चों भौतिकी के कोई एक जनक नहीं है। इसका कारण यह है कि हम भौतिकी को दो भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। हमारी जो भौतिकी है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं परंपरागत भौतिकी या चिरसम्मत भौतिकी, और जो हमारी दूसरी है जिसको हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी। तो बच्चों हमारी जो भौतिकी है उसका अध्ययन करने के लिए उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। तो हमारी जो चिरसम्मत भौतिकी है इसके जो जनक हैं वो हैं सर आइजक न्यूटन। तो चिरसम्मत भौतिकी के जनक न्यूटन को कहा गया है, और जो हमारी आधुनिक भौतिकी है इसका जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो भौतिकी है उसका जो पार्ट एक है चिरसम्मत भौतिकी, उसका जनक हम न्यूटन को कहते हैं, और जो हमारी आधुनिक भौतिकी है उसका जनक हम आइंस्टाइन को कहते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक है हमारे, उनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। शॉर्ट में न्यूटन नाम कहा जाता है, जबकि पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी के जो हमारे जनक हैं उनको कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ये हमारे आधुनिक भौतिकी के जनक हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों हमारी जो चिरसम्मत भौतिकी थी जिसको हम परंपरागत भौतिकी या एंशियंट फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं, तो जो चिरसम्मत भौतिकी थी हमारी, ये द्रव्य और ऊर्जा को एक दूसरे से अनिर्भर मानती थी। मतलब चिरसम्मत भौतिकी का यह मानना था कि जो हमारे द्रव्य और ऊर्जा हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। और हमारी जो आधुनिक भौतिकी है वो इस बात को स्वीकार करती है कि जो द्रव्य और ऊर्जा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर जो हमारी चिरसम्मत भौतिकी थी इसके द्वारा द्रव्य को ऊर्जा में
नहीं बदला जा सकता है। इसी प्रकार ऊर्जा को भी द्रव्य में नहीं बदला जा सकता है। ये हमारी अवधारणा किसकी थी? चिरसम्मत भौतिकी की। और जो हमारी आधुनिक भौतिकी है, इसकी जो अवधारणा है वो ये है कि हम द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्य में भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। मतलब द्रव्य और ऊर्जा को एक दूसरे में बदला जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था। इसके लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, E = mc²। इस समीकरण की सहायता से यह सिद्ध किया गया था कि जो द्रव्य और ऊर्जा है उनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ पर जो C है ये प्रकाश की 4 की निर्वात में जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारी जो वैल्यू C है ये यहाँ पर कांस्टेंट होती है। तो जब हम यहाँ से C को कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ जो E है वो समानुपातिक इसके हो जाएगा M के। मतलब E हमारी एनर्जी है, ऊर्जा, और M क्या है? द्रव्यमान। मतलब ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये हमारी आधुनिक भौतिकी की अवधारणा थी। इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे भौतिकी के कार्य क्षेत्र के बारे में। भौतिकी का कार्य क्षेत्र। तो बच्चों भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है वो तो बहुत विस्तृत है, लेकिन हम अध्ययन के दृष्टिकोण से इसके कार्य क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखेंगे इसको। भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थूल प्रभाव क्षेत्र। ये हमारा चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित है। और जो दूसरा हमारा प्रभाव क्षेत्र है वो है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। ये हमारा आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों हमारा जो पहला प्रभाव क्षेत्र है स्थूल प्रभाव क्षेत्र, वो हमारा चिरसम्मत भौतिकी पर आधारित है। और जो हमारा दूसरा प्रभाव क्षेत्र है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, वो हमारा आधुनिक भौतिकी पर आधारित है। अब हम जानेंगे कि हम स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत किन किन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, किन किन टॉपिक के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं यांत्रिकी के बारे में। स्थूल प्रभाव क्षेत्र में हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों यांत्रिकी जो है वो हमारी गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। हमारी जो यांत्रिकी है वो गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम जैसे जो हमारे द्रव्य जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस आता है, इनके नियमों के बारे में, द्रव्यमान, बल, आघूर्ण, इन सभी भौतिक राशियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत
यांत्रिकी के अंतर्गत। इसके बाद में जो हमारा दूसरा है, इसका क्षेत्र वो है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र में जो हमारा इसका दूसरा क्षेत्र जिसका हम अध्ययन करते हैं वो है स्थिर वैद्युतिकी। तो बच्चों स्थिर वैद्युतिकी जो है हमारी, उसके अंतर्गत हम वैद्युत आवेश, वैद्युत धारा आदि भौतिक राशियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारी स्थिर वैद्युतिकी है ये कूलाम का नियम है, एम्पियर का नियम, गॉस का नियम आदि नियमों पर आधारित है। तो ये हमारी स्थिर वैद्युतिकी है, इसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद में थर्ड जो हमारी है वो है प्रकाशिकी। तो स्थूल प्रभाव क्षेत्र में हम प्रकाशिकी के बारे में भी पढ़ते हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ऐसे ही प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं हमारी, जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश का रंग नीला होना, सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात हमारा जो सूर्य है उसका रंग लाल होना आदि घटनाओं का अध्ययन जो है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद में इसके अंतर्गत हम जो फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं वो है हमारा ऊष्मा गतिकी। तो बच्चों जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा क्या है, ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मा से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं, जैसे कि हमारी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मा गतिकी के नियम, इसके अंतर्गत जो विशेष हमारा है हेडिंग्स जिसमें हम ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर की जो कार्य विधि है इन सभी घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत इन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में बच्चों हम सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं उसका यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में हम जो पढ़ते हैं उसमें है नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी में बच्चों हम नाभिक की संरचना, नाभिक के गुण, नाभिकीय अभिक्रियाओं में जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आदि परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हम नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें जो सेकंड इसका क्षेत्र है वो है कण भौतिकी। तो बच्चों कण भौतिकी के अंतर्गत हम उन सभी कणों का अध्ययन करेंगे जिससे हमारे पदार्थ बने होते हैं। बाद जो हमारा थर्ड क्षेत्र है इसमें वो है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी। तो बच्चों क्वांटम भौतिकी में हम प्रकाश और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर के बारे में तथा अन्य परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र है उसको हम देख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों हम भौतिकी का प्रौद्योगिकी और समाज से क्या रिलेशन है तथा जो प्रकृति में मूल बल हैं, इन टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।